हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव, आपका स्काई सर, उपस्थित हूं आपके सामने मोशन के नीट महा रिवीजन 2021 में लेके एक बहुत ही इजी सा टॉपिक, दैट इज एनिमल टिश्यू। बेटा, इस चैप्टर से पिछले 1-2 साल में नीट में 1 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इस एनिमल टिश्यू पोर्शन को ही रिवीजन करने वाले हैं, इसके बहुत बेहतरीन कंसेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं, वो भी थ्रू क्वेश्चन डिस्कशन। सो आर यू रेडी गाइज? लेट्स स्टार्ट। यस, लेट्स स्टार्ट। चलिए अपन शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिएगा, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द एपिथेलिया दैट इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले मैं बात करता हूं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड। बेटा, कोई भी ग्लैंड जो होती है, अगर हम बात करके चले, मान लीजिए अपन पैंक्रियाज को एक ग्लैंड मानते हैं। पैंक्रियाज जो है, उस पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस के सिंथेसिस के साइट होता है एसिनाई। क्या होता है बेटा? एसिनाई। तो यहां पे अपन बात करके चले कि मान लीजिए आप कि मेरे पास ये जो है, ये पैंक्रियाज के एसिनाई है। यस, एक पैंक्रियाज में खूब सारे एसिनाई होते हैं। हमने मान लिया कि अपने पास ये पैंक्रियाज के एसिनाई है, दैट इज एसिनाई ऑफ पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज के एसिनाई है। हर एक एसिनाई जो होता है उसका काम है पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करना, और ये पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करके इन फाइन डक्ट में रिलीज कर देता है। मैंने बोला हर एक एसिनाई ने पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट किया और सिक्रीट करके इन फाइन डक्ट में रिलीज कर दिया। ये फाइन डक्ट जो थी, ये कॉम्बाइन होके फॉर्मेशन करती है कुछ लार्ज साइज की डक्ट का। और ये जो लार्ज साइज की डक्ट है, जो कि कंप्लीट पैंक्रियाटिक जूस को लेके बाहर आती है, इसी को अपन बोल के चलते हैं बेटा मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। इसी डक्ट को अपन बोलते हैं मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। तो मैंने कहा ये जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है, विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल डक्ट्स। मैंने कहा ये वाली जो मेरे पास है, ये मेरे पास है स्मॉल डक्ट। ये जो स्मॉल डक्ट्स है, इन स्मॉल डक्ट्स को अपन बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल। पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल। और ये पैंक्रियाटिक डक्ट्यूल क्या है अपने पास? हमने बोला ये अपने पास है स्मॉल डक्ट्स। स्मॉल डक्ट्स, जबकि ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है अपने पास, ये है बेटा अपने पास यहां पे लार्ज डक्ट। यस, अब क्वेश्चन में पूछा गया स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, कि ग्लैंड की स्मॉल डक्ट। यहां पे ये जो स्मॉल डक्ट होती है, इन स्मॉल डक्ट में अपने पास होती है कौन सी? एपिथेलियम। एंड दूसरी बात, ये जो लार्ज डक्ट है, इस लार्ज डक्ट में होती है कौन सी? एपिथेलियम। बच्चे याद रखना, जब भी लार्ज डक्ट के बारे में बात करके चले, तो लार्ज डक्ट ऑफ ग्लैंड्स जो होते हैं, उनमें जनरली प्रेजेंट होती है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। जबकि स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में प्रेजेंट होती है, वो अपने पास होती है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो कहने का मतलब, ये स्मॉल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड जो होती है, इनमें अपने पास कौन सी एपिथेलियम हुई? इनमें अपने पास हुई सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। नाउ अब बात कर रहा है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में ये बात करना चाह रहा है, ये बात कर रहा है पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। आपको बता दूं कि मेन ट्यूबुलर पार्ट जो नेफ्रॉन का है, वो पीसीटी एंड डीसीटी वाला पार्ट है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में भी प्रेजेंट होती है बेटा, वो प्रेजेंट होती है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। यस, सो आंसर कौन सा जाएगा? आंसर गया बी, दैट इज क्यूबोइडल एपिथेलियम। यस, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वर्ड पे ध्यान दे, स्टेटमेंट किसके बारे में पूछ रहा है? करेक्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एपिथेलियम इलस्ट्रेटेड विद फंक्शन
और करैक्टरिस्टिक। बच्चे नीचे आपको एक डायग्राम दिया गया है, ये क्लियरली एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको एपिथेलियम टिश्यू दिया गया है। पहले तो आपको इस एपिथेलियम टिश्यू को आइडेंटिफाई करना है और फिर बताना है कि नीचे गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर दिस गिवन डायग्राम। यस, लेट्स स्टार्ट। देखिए बच्चे, सबसे पहले इसमें जो अपने पास सेल दी गई है, ये अपने पास है टॉल सेल, टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। यस, इसमें जो सेल्स दी गई है वो है टॉल एंड सिलेंडर सेल, और आपको पता है कि टॉल एंड सिलेंडर सेल जो होती है वो अपने पास होती है कोल्यूमनर सेल्स। यस, एंड हमको पता है ये अपने पास कोल्यूमनर सेल की फ्री सरफेस पर ये जो फाइन स्ट्रक्चर्स अपीयर हो रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर अपने पास है सीलिया। सीलिया। अब आपको एपिथेलियम टिश्यू में याद होगा, एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है कि सीलिया और माइक्रोविलाई अगर प्रेजेंट होंगे वो या तो क्यूबोइडल सेल्स की फ्री सरफेस पे होंगे या फिर कोल्यूमनर सेल की फ्री सरफेस पे होंगे, और किसी भी सेल की फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई और सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहां पे टॉल एंड सिलेंडर दैट इज कोल्यूमनर सेल की फ्री सरफेस पे सीलिया है। तो कहने का मतलब ये जो एपिथेलियम हुआ, ये एपिथेलियम अपने पास कौन सा हुआ? ये अपने पास हुआ सिंपल सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सिंपल सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर सेल की फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है और यहां पे कॉल्यूमनर सेल की केवल एक ही लेयर है, इसलिए मैंने इसको बोला सिंपल सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। बात क्लियर है? अब बच्चे आपको पता है कि जब भी फ्री सरफेस पे सीलिया होगा तो ये सीलिया जो होते हैं, ये सीलिया मोटाइल स्ट्रक्चर है जो कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करके ये कंडक्शन करते हैं किसका? म्यूकस और पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट एट द फ्री सरफेस ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। सो एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है कि सीलिया हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ म्यूकस और पार्टिकल्स ओवर द एपिथेलियम टिश्यू। ये एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है। सो अपन शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है? इट इज सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। बेटा ये स्टेटमेंट अपने पास रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सीलिएटेड क्यूबोइडल नहीं, इट इज सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। यस, पहला पॉइंट गलत है। दूसरा, इट इज ब्रश बोर्डेड एपिथेलियम। बच्चे ब्रश बोर्डेड एपिथेलियम वो एपिथेलियम होता है जिसमें सेल की फ्री सरफेस पे प्रेजेंट हो माइक्रोविलाई। फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट हो? माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई की प्रेजेंस की वजह से ब्रश लाइक अपीयरेंस आती है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्रश बोर्डेड एपिथेलियम। लेकिन आपको पता है कि यहां पे फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं है, यहां पे क्या है? सीलिया। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मूव करते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। इट इज सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। बिल्कुल सही बात है, सीलिएटेड कोल्यूमनर एपिथेलियम है विच मूव द पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। यस, ये एकदम सही बात है। यस, नेक्स्ट फोर्थ पे भी चलते हैं। फोर्थ पे क्या करा है? ब्रश बोर्डेड कोल्यूमनर एपिथेलियम। यस, ये कोल्यूमनर एपिथेलियम है लेकिन ब्रश बोर्डेड नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ब्रश बोर्डेड एपिथेलियम जब होगा जब फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई होंगे। यहां पे फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है, इसलिए ये सीलिएटेड एपिथेलियम है। मतलब फोर्थ पॉइंट भी गलत। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है क्वेश्चन में, करेक्ट स्टेटमेंट इज थर्ड स्टेटमेंट। मूव करता हूं बच्चों में अगले क्वेश्चन पे, प्लीज देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेजन इज एब्सेंटीन। बच्चे सबसे पहले वर्ड आया अपने पास कोलेजन इज एब्सेंटीन, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोलेजन है क्या। चलिए बात करते हैं। हम बात करते हैं यहां पे कोलेजन के बारे में। बच्चे ये जो कोलेजन है अपने पास, ये कोलेजन अपने पास एक प्रोटीन है। कोलेजन अपने पास क्या है बेटा? एक प्रोटीन है। मैं ये कहूं ये कोलेजन वो प्रोटीन है जो कि एनिमल किंगडम की मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है या मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल बॉडी है। तो मैंने बोला ये प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है ये मेरे पास? ये अपने पास है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल बॉडी, और आई कैन से एनिमल किंगडम। यस, अब ये कोलेजन प्रोटीन जो होती है, इस कोलेजन प्रोटीन का ही काम है याद होगा आपको कि कनेक्टिव टिश्यू जो था, उस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन 3 चीजों से हो रहा था। 3, कौन सी 3 चीजें थी? अपने पास कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन में 3 चीजें थी। सबसे पहला सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू,
दूसरा अपने पास था, वो दूसरा अपने पास था फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड जो अपने पास था वो अपने पास था मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स का फॉर्मेशन बेटा हो रहा था, वो हो रहा था प्रोटीन से। तो ये कोलेजन प्रोटीन जो है, ये कोलेजन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर दैट इज कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन करती है। कौन से फाइबर्स का फॉर्मेशन करती है? कोलेजन फाइबर्स का। आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू में 3 टाइप्स ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, एंड तीसरा मेरे पास था रेटिकुलर फाइबर। लेकिन एनसीईआरटी ने केवल 2 ही दिए हैं, दैट इज कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। कोलेजन फाइबर इज मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन एंड इलास्टिक फाइबर इज मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। तो ये जो कोलेजन फाइबर है जिसका फॉर्मेशन होता है कोलेजन प्रोटीन से, ये अपने पास होता है नॉन इलास्टिक एंड अनब्रांच्ड। ये अपने पास होता है नॉन इलास्टिक एंड अनब्रांचेड फाइबर। तो ये क्या कह रहा है? कोलेजन इज एब्सेंट। अब बच्चे एनसीईआरटी के अगेन अपने पास लाइन है कि ब्लड के मैट्रिक्स को छोड़ दें तो बाकी कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, या मैं कहूं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो किसके मैट्रिक्स में कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स नहीं होते? ब्लड के। और ब्लड का मैट्रिक्स है प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा में कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स दैट इज कोलेजन फाइबर, और कोलेजन प्रोटीन क्या होगा? एब्सेंट। इसीलिए आंसर अपने पास जाएगा थर्ड। नाउ बच्चे मैं मूव करता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लीज देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, बात कर रहा है बेटा, फोकस करना, हाईलाइट करना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड एपिथेलियम। बच्चे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में क्या डिफरेंस है। बच्चे हमने क्या काम किया था, ये जो एपिथेलियम टिश्यू मैंने शॉर्ट में लिख दिया ईटी, इस एपिथेलियम टिश्यू को 2 टाइप में डिवाइड किया था। पहला अपने पास था सिंपल एपिथेलियम टिश्यू एंड दूसरा अपने पास था कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में केवल और केवल सेल्स की बनी हुई एक ही लेयर प्रेजेंट होती है, तो मैं कह दूं कि मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जबकि कंपाउंड एपिथेलियम में सेल्स की बनी हुई मोर देन 1 लेयर प्रेजेंट होती है, मतलब मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स। यस, हां, तो सबसे पहला पॉइंट यही है, पहला ऑप्शन देखना, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 लेयर्स ऑफ सेल्स। बिल्कुल सही बात है, मोर देन 1 लेयर्स मतलब मैनी लेयर्स का बना हुआ है, एकदम सही बात है। दूसरा, ये सिंपल एपिथेलियम है, इस सिंपल एपिथेलियम का ही मेन काम जो अपने पास है वो अपने पास है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। मेन काम किसका है? सिंपल एपिथेलियम का। कंपाउंड एपिथेलियम का सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में बहुत कम रोल होता है, दैट इज लिमिटेड रोल होता है। तो यही बात तो इसने सेकंड वाले में कही कि कंपाउंड एपिथेलियम में क्या बोला? इट हैज लिमिटेड रोल इन द सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यस, लिमिटेड रोल है, बहुत कम रोल है, क्योंकि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन मेन काम किसका है? सिंपल एपिथेलियम का। तो सवाल था सर आप हमें बताइए तो फिर इस कंपाउंड एपिथेलियम जो था, इस कंपाउंड एपिथेलियम का क्या काम है? बेटा इस कंपाउंड एपिथेलियम का मेन काम है, वो मेन काम है प्रोटेक्शन। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। ये कंपाउंड एपिथेलियम हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम फिजिकल या मैं कहूं केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस से। मैं कहूं फिजिकल या मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है कौन? कंपाउंड एपिथेलियम। यही तो इन्होंने तीसरे पॉइंट में बोला है। यस, तो तीसरा वाला जो पॉइंट है वो भी एकदम करेक्ट पॉइंट है, दैट इज its main function is the provide protection against chemical and mechanical stress। ये बात सही है। नेक्स्ट अगला सवाल देखना, अगला पॉइंट देखना, लास्ट पॉइंट, इट कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। बेटा ये बात तो एकदम सही है जो इसने लिख रखी है, ये तो कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जांपल है जो क्लियरली एनसीईआरटी में गिवन है कि ये स्किन की ड्राई सरफेस को कवर करता है, और ड्राई सरफेस को कवर करने वाली अपनी है एपिडर्मिस। यस, ये वाली बात तो सही है, बट अगला क्या करा है? एंड फॉर्म्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। बेटा ये जो बात है गैस्ट्रिक ग्लैंड वाली, एग्जैक्टली में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ
सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो कहने का मतलब ये पॉइंट जो हुआ ये इनकरेक्ट हुआ, और इसने कौन सा पॉइंट पूछा है? इनकरेक्ट पॉइंट, इसलिए आंसर चला जाएगा, वो आंसर चला जाएगा बेटा 4। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा बहुत बहुत अच्छा सवाल है, अगला देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स, वर्ड पे ध्यान देना, वर्ड पूछा है फॉल्स अबाउट कॉल्यूमनर एपिथेलियम, अबाउट कॉल्यूमनर एपिथेलियम। बच्चे आपको पता है कॉल्यूमनर एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम में ये जो मेरे पास सेल है, ये सेल मेरे पास कॉल्यूमनर सेल है, ये मेरे पास कॉल्यूमनर सेल है। इसका ये वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट कॉन्टेक्ट में होता है, वो कॉन्टेक्ट में होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के। यस, ये जो कॉल्यूमनर सेल है, अगर मैं बात करके चलूं तो ये कॉल्यूमनर सेल है, ये अपने पास है टॉल एंड स्लेंडर। टॉल का मतलब हाइट क्या है इसकी? ज्यादा, और सिलेंडर का मतलब ये एक नैरो सेल है, मतलब इसकी विड्थ है कम। एंड इस सेल में बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होता है इलोंगेटेड न्यूक्लियस, दैट इज ये वाला जो मेरे पास है, ये इसका है इलोंगेटेड न्यूक्लियस, विच इज प्रेजेंट एट बेसल पार्ट ऑफ सेल, दैट इज बेसल न्यूक्लियस। इसलिए इस न्यूक्लियस को बोल दिया बेटा अपन ने कैसा? दैट इज बेसल न्यूक्लियस। यस, नेक्स्ट, अब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हमारी बॉडी में या तो क्यूबोइडल सेल्स की फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई और सीलिया प्रेजेंट होंगे, या फिर कॉल्यूमनर सेल्स की फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई और सीलिया प्रेजेंट होंगे। बाकी सेल्स की फ्री सरफेस पर माइक्रोविलाई और सीलिया प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो चलिए हम ऑप्शंस देखना शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इट इज मेड अप ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। बेटा एकदम सही बात है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई। यस, माइक्रोविलाई फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई और सीलिया प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ऑलवेज प्रेजेंट नहीं हो सकते। कुछ जगह पे होते हैं और कुछ जगह पे नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। दे आर फाउंड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यस, बिल्कुल सही बात है। एलिमेंट्री कैनाल के मोस्टली पार्ट में सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, सीलिएटेड एपिथेलियम इज मेनली प्रेजेंट इन नेफ्रॉन। सबसे पहली बात है, नेफ्रॉन जो होता है उसमें सीलिएटेड एपिथेलियम ओनली नेफ्रॉन के नेक में होती है, और वो भी होती है सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम। जबकि यहां पे बात कर रहे हैं कॉल्यूमनर एपिथेलियम के बारे में, तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि नेफ्रॉन में किसी भी पार्ट में कॉल्यूमनर एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट देखना, दे हैव एपिकल न्यूक्लियस। बेटा एपिकल न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है विच इज प्रेजेंट एट अपेक्स पार्ट ऑफ सेल, दैट इज प्रेजेंट एट अपेक्स पार्ट ऑफ सेल। जबकि हमको पता है कि यहां पे न्यूक्लियस जो होता है वो अपेक्स पार्ट में नहीं, वो बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसलिए ये वाला पॉइंट भी है इनकरेक्ट। और क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा है? फॉल्स स्टेटमेंट। इसलिए जब भी बोले कि बताओ फॉल्स स्टेटमेंट कौन से हुए, केवल दो स्टेटमेंट, दैट इज फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ गिवन है, वो गिवन है बी वाले ऑप्शन में, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट बच्चे अपन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है और एनसीईआरटी का ही डायग्राम दिया गया है। देखिएगा, द फॉल्स फैक्ट अबाउट अबाउ डायग्राम इज। बच्चा ये बात पूछ रहा है अबाउ डायग्राम के लिए फॉल्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम किसका है। बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये जो डायग्राम अपने पास गिवन है यहां पे, ये डायग्राम अपने पास कार्टिलेज का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? ये अपने पास कार्टिलेज का डायग्राम है। और आपको पता है कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स कैसा होता है? मैट्रिक्स अपने पास कार्टिलेज का होता है, वो अपने पास होता है बेटा सॉलिड। नेक्स्ट, दूसरा मैट्रिक्स जो होता है वो होता है प्लायबल, दैट इज फ्लेक्सिबल। एंड तीसरी बात, इसके मैट्रिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है, इसीलिए इसमें कंप्रेशन रेजिस्टेंस भी क्या होता है? प्रेजेंट। मतलब ये कैसा होता है? ये अपने पास होता है कंप्रेशन रेजिस्टिव।
कंप्रेशन, रजिस्टिव। यस, ये बात किसके बारे में की? मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले पूछ रहा है फॉल्स स्टेटमेंट, फर्स्ट पॉइंट देखना, द मैट्रिक्स इज सॉलिड, सही बात है, एंड नॉन प्लायबल। नॉन प्लायबल, नॉन प्लायबल का मतलब होता है नॉन फ्लेक्सिबल, तो मतलब ये पॉइंट मेरे पास इनकरेक्ट हुआ। चलिए अगले पे मूव करते हैं। सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट्स। बेटा यहां पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये जो व्हाइट कलर की कैविटीज विच आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, इन व्हाइट कलर की कैविटीज, स्मॉल कैविटीज, ये जो यहां पे प्रेजेंट है स्मॉल कैविटीज, इन स्मॉल कैविटीज को हम बोलते हैं लैक्यूना। क्या बोलते हैं? लैक्यूना। और इन लैक्यूना में ये जो ब्लैक कलर की सेल प्रेजेंट है, इस सेल को अपन बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। और कॉन्ड्रोसाइट जो होती है ये अपने पास इसको बोलते हैं मैच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज, या मैं कहूं सेल ऑफ कार्टिलेज। और इसी का काम है, इसी सेल का काम है मेंटेनेंस ऑफ कार्टिलेज। इसी का काम है मेंटेनेंस ऑफ कार्टिलेज, दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स का। तो ये कह रहे हैं सेल्स आर कॉन्ड्रोसाइट्स। यस, सेल्स ऑफ कार्टिलेज बोला जाता है, वो कॉन्ड्रोसाइट्स को बोला जाता है, विच आर लोकेटेड इन द मैट्रिक्स इन द लैक्यूना। और एक लैक्यूना में कार्टिलेज के में 1 से लेके 4, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 कॉन्ड्रोसाइट्स रह सकती है। नेक्स्ट, मोस्टली बोन्स आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट। बच्चे देखिए, बच्चे यहां पे हम बात करके चलते हैं कि जो एम्ब्रियो होता है, ह्यूमन एम्ब्रियो होता है, अगर हम बात करके चले ह्यूमन एम्ब्रियो के बारे में, तो ह्यूमन एम्ब्रियो का मोस्टली स्केलेटन जो होता है वो बना होता है हाईलाइन कार्टिलेज से। मोस्टली स्केलेटन इज मेड अप ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज से। और ये हाईलाइन कार्टिलेज जो होता है यही बॉडी की मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज है। तो मैं कहूं कि मोस्टली अपने पास स्केलेटन किससे बना होता है? वो बना होता है हाईलाइन कार्टिलेज से। लेकिन अगर हम बात करके चले एडल्ट ह्यूमन के बारे में, तो एडल्ट ह्यूमन का मोस्टली स्केलेटन इज बोनी विच इज मेड अप ऑफ बोन्स। तो सवाल था कि यहां पे इन बोन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी की मोस्टली बोन जो थी वो मोस्टली बोन किससे बनी है? कार्टिलेज के मॉडिफिकेशन से या कार्टिलेज के ओसिफिकेशन से बनी है। कौन सी कार्टिलेज से? हाईलाइन कार्टिलेज से। तो हमारी बॉडी की मोस्टली बोन्स जो थी, उन मोस्टली बोन्स का फॉर्मेशन कार्टिलेज के ओसिफिकेशन दैट इज मॉडिफिकेशन से हुआ है। इसलिए मोस्टली बोन्स ऑफ बॉडी आर कार्टिलेजिनस बोन। cartilaginous bones, और cartilaginous bones are those bones which are formed by the ossification of cartilage। तो ये बात भी अपनी एकदम सही बात है। चौथी बात, फाउंड एट टिप ऑफ नोज। बेटा यहां पे देखिए ये नोज है, नोज का ये वाला जो फ्लेक्सिबल पार्ट है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं टिप ऑफ नोज। और आपको बता दूं ये टिप ऑफ नोज जो होता है ये फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल कार्टिलेज दैट इज इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। कौन सी कार्टिलेज से बना है? इलास्टिक कार्टिलेज से। और यह बात भी अपने पास एकदम सही बात है। तो मैंने कहा कि पहला पॉइंट इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट, तीसरा करेक्ट और चौथा भी करेक्ट। और क्वेश्चन में पूछा है फॉल्स, इसलिए आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, प्लीज देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखना, थिन एंड इरेगुलर बाउंड्री इज नॉट फाउंड इन। क्वेश्चन पे ध्यान देना, नॉट फाउंड इन। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि थिन एंड इरेगुलर बाउंड्री प्रेजेंट कहां पे होती है। बेटा एनसीईआरटी में जब आप पढ़ोगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, तो वहां पे पहली ही लाइन है मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्री। ये एनसीईआरटी में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में पहली ही लाइन है। तो मैं ये कहूं कि थिन एंड इरेगुलर बाउंड्री ऑलवेज कहां पे प्रेजेंट होगी? ये अपने पास प्रेजेंट होगी सिंपल स्क्वेमस
एपिथेलियम में, मैंने शॉर्ट में लिखा है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में। अब क्वेश्चन पूछा नॉट फाउंड इन, मतलब नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आपको फाइंड आउट करना है जहां पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट नहीं है, ये चीज आपको ढूंढनी है। देखिएगा सबसे पहला दे रहा है सम पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। बेटा सम पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पे फोकस कीजिएगा, ये बात एकदम सही बात है। क्यों सही है? क्योंकि नेफ्रॉन के पार्ट में हम बात करके चले, वो अपने पास बात करके चले यहां पे बोमन्स कैप्सूल। ये बोमन्स कैप्सूल जो होता है इसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। यस, एंड इसके अलावा अपन बात करके चलें तो अपने पास नैरो पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, शॉर्ट में लिख दिया मैंने एलओएच, उसमें भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको बता दूं कि ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियम है, ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियम है, ये एंडोथीलियम का फॉर्मेशन सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से होता है। कौन सी एपिथेलियम से होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से होता है। और इस एंडोथीलियम का ओरिजिन जो होता है वो ओरिजिन होता है बेटा मीजोडर्मल। ध्यान रखना, मीजोडर्मल, डोंट गेट कंफ्यूज। एंडोथीलियम इसको बोला क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है, इसलिए एंडोथीलियम बोला। आप ऐसा मत सोच लेना कि एंडोथीलियम इसलिए बोला क्योंकि इसका ओरिजिन एंडोडर्मल था, तो बात क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट। एंडोथीलियम इसलिए बोला क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है, तो इनर मोस्ट के लिए वर्ड यूज किया उन्होंने एंडो। इसका ओरिजिन जो होता है वो मीजोडर्म से होता है। यस, ये बात भी एकदम सही पॉइंट है। नेक्स्ट, स्टोमक। बच्चे स्टोमक में मैं पहले ही बता चुका हूं, यहां पे अपने पास प्रेजेंट होती है सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। मतलब ये वाला थर्ड वाला पॉइंट क्या हुआ? इनकरेक्ट। फोर्थ वाला एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। यस, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में न्यूमोसाइट फर्स्ट जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है, वो न्यूमोसाइट फर्स्ट है क्या? वो अपने पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही है। मतलब चौथी बात भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ? वो इनकरेक्ट हुआ अपने पास सी वाला, स्टोमक, जिसमें थिन एंड इरेगुलर बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम एब्सेंट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, 8th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मोस्टली बोन ऑफ एडल्ट वर्टिब्रेट्स आर फॉर्म्ड बाय द ओसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज। यस, मोस्टली बोन्स कार्टिलेज के ओसिफिकेशन। अब सवाल आया कि सर ये जो वर्ड बोला ओसिफिकेशन क्या होता है? बेटा ओसिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन, उसी को क्या बोलते हैं? ओसिफिकेशन। और ये बात मैं प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारी बॉडी की मोस्टली बोन्स का फॉर्मेशन कार्टिलेज के ओसिफिकेशन से होता है। इसलिए बॉडी की मोस्टली बोन्स कैसी है? हाँ जी, मोस्टली बोन्स आर कार्टिलेजिनस बोन। Mostly bones are cartilaginous bones which are formed by the ossification of cartilage। अब सवाल था कि मोस्टली बोन कौन सी कार्टिलेज के ओसिफिकेशन से बनी थी? मैंने बोला आपको एम्ब्रियो के स्केलेटन का मोस्टली पार्ट कौन सी कार्टिलेज से? हाइलाइन कार्टिलेज से। तो बॉडी की मोस्टली बोन्स किससे बनी? अपने पास ये जो हाइलाइन कार्टिलेज है, इस हाइलाइन कार्टिलेज का ही हुआ बेटा अपने पास ओसिफिकेशन, और इसके ओसिफिकेशन से अपने पास बनी बेटा वो बनी बोन्स। तो कहने का मतलब हमारी बॉडी की जो मोस्टली बोन्स है दैट इज कार्टिलेज जो अपने पास मोस्टली बोन्स है दैट इज कार्टिलेजिनस बोन है, वो कौन सी कार्टिलेज के ओसिफिकेशन से बनी है? हाइलाइन कार्टिलेज के। इसलिए आंसर चला जाएगा बेटा अपने पास फर्स्ट, दैट इज हाइलाइन कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वर्ड याद रखना, ट्रू फॉर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता कौन सा है। बच्चे देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं आपके सामने कि अपने पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। बच्चे आपको याद होगा कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, उस कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू।
अब बच्चे अपन यहां पे बात कर रहे हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जो होते हैं वो फाइबर्स तो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, बट यहां पे मैट्रिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स बहुत कम अमाउंट में होता है। मैट्रिक्स कंपैरेटिवली बहुत कम अमाउंट में होता है। इसको अपन ने बोला है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मतलब यहां पे कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, यहां पे कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स और इन फाइबर्स का सिक्रीशन करने वाली सेल दैट इज फाइब्रोब्लास्ट सेल वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो मैंने बोला ये ऐसा था जिसमें फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। ये दोनों के दोनों कॉम्पैक्टली पैक्ड है, इसीलिए हमने इसको बोला डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यस, अब सवाल था कि ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो पॉइंट एकदम करेक्ट है। बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू एपिथेलियल टिश्यू। बेटा ये बात गलत है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है वो करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। यस, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है। और आपको बता दूं ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। और लूज कनेक्टिव टिश्यू वो है जिसमें मैट्रिक्स जो होता है उस मैट्रिक्स का अमाउंट तो होता है ज्यादा और फाइबर्स होते बहुत कम, फाइबर्स होते हैं बहुत कम। और यही मेरे पास बॉडी में प्रेजेंट मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है। जब भी कहे कि बॉडी में मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है तो आप कहोगे वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है। और ध्यान रखना कि जो भी लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा उसका मैट्रिक्स जो होगा वो होगा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू में ऑलवेज कैसा मैट्रिक्स होगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। तो अपने पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें भी जो मैट्रिक्स होगा वो मैट्रिक्स कैसा होगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। यस कि नो? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखना। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू। ये बात भी गलत है। मैंने अभी बताया आपसे कि ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, ये बॉडी का मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। यस, ये बात मैच करती है जो मैंने यहां पे बताया कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ये बात गलत है, क्योंकि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में होता है एंड लूज कनेक्टिव टिश्यू में ही सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड रहते हैं, जबकि यहां पे तो कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो ये पूछ रहा है ट्रू, और ट्रू वाला स्टेटमेंट केवल एक ही है, दैट इज सी वाला स्टेटमेंट, इसलिए आंसर हो गया बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा बच्चे, टू एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ organ system, what kind of interactions occurs to form a common function? बच्चे ध्यान देना, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से लाइन से लिया गया है। बच्चे देखिए कैसे हुआ। आपको पता है कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो एक सेल होती है। जब कई सारी सेल ग्रुप बना लेती है, मैंने बोला ये मेरे पास है ग्रुप ऑफ सेल, ये मेरे पास है ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्रुप ऑफ सेल है, और इन सेल्स के ग्रुप के बीच की ये जो खाली जगह है इसमें इंटरसेलुलर फ्लूइड भरा हुआ है। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास जो है ये मेरे पास है इंटर सेलुलर सबस्टेंस, और ये मेरे पास जो है ये मेरे पास है सेल्स। मतलब यहां पे मैनी सेल्स प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट है, और उनके बीच क्या है? उनके बीच है मेरे पास इंटरसेलुलर सबस्टेंस। तो ये सेल्स एंड इंटरसेलुलर सबस्टेंस, कई सारी सेल्स और इंटरसेलुलर सबस्टेंस मिलके फॉर्मेशन करते हैं टिश्यू का। अब सवाल था कि सर टिश्यू की सेल्स है, ये कैसी सेल्स है? बेटा ये सेल्स ऐसी है जिनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो स्ट्रक्चर होती है सेम।
जिनका फंक्शन जो होता है वो फंक्शन भी होता है बेटा अपने पास सेम, और वो सेल जिनका ओरिजिन जो होता है वो ओरिजिन भी अपने पास क्या होता है, सेम। तो मैं कहूं कि ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जिसकी सेल्स एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हो एंड उनके बीच भरा हुआ इंटरसेल्युलर मटेरियल या इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, इन दोनों को मिला के बोलते हैं टिश्यू। जब कई सारे टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं तो कई सारे टिश्यूज के ऑर्गेनाइज्ड होने से बनता है ऑर्गन। कई सारे टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन का। और जब कई सारे ऑर्गन्स के बीच इंटरेक्शन होती है तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है क्या कि ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन किससे हुआ, जब ऑर्गन्स के बीच इंटरेक्शन हुई। कैसी इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन अपने पास हो सकती है फिजिकल एंड और केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गन्स। हाँ जी, कि जब ऑर्गन्स के बीच फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन या एंड केमिकल इंटरेक्शन होगी तो अपने पास क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन। मतलब ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो कई सारे ऑर्गन्स के एसोसिएशन से बनता है। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है फिजिकल, यस फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल, यस केमिकल भी हो सकती है, मतलब बोथ, हां बोथ भी हो सकती है। चौथा दे रखा सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक वाली बात गलत है, इसलिए आंसर क्या गया बेटा, थर्ड, क्योंकि फिजिकल एंड केमिकल और फिजिकल और केमिकल दोनों ही टाइप की इंटरेक्शन यहां पे हो सकती है, तभी अपने पास ऑर्गन सिस्टम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है ये। नेक्स्ट अगला सवाल देखना, 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज फ्री सरफेस, फ्री सरफेस। सबसे पहली बात यह होती है कि फ्री सरफेस होती क्या है। फ्री सरफेस वो सरफेस है विच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर टिश्यू, नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर टिश्यू और सेल लेयर, या ऐसी सरफेस जो या तो किसी भी दूसरे टिश्यू से कनेक्टेड ना हो या फिर किसी भी दूसरी सेल की लेयर से कनेक्टेड ना हो, उसको अपन बोलते हैं फ्री सरफेस। कैसे, देखिए आपको पता है कि एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो ऑलवेज कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रोथ करता है, तो ये अपने पास आप मान लीजिए कनेक्टिव टिश्यू है। आपको एक बात और भी पता है कि एपिथेलियम टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और उस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक थिन, नॉन इलास्टिक, नॉन सेल्युलर, नॉन लिविंग एंड हाईली परमिएबल मेम्ब्रेन है। एंड कैसी है ये अपने पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन अपने पास होती है बेटा हाईली परमिएबल। कैसी मेम्ब्रेन है, हाईली परमिएबल। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होती है अपने पास एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स। हमने मान लिया ये मेरे पास एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स है, ये मेरे पास सेल्स का न्यूक्लियस, तो हमने बोला ये मेरे पास कौन सा टिश्यू हुआ, एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज ईटी। अब यहां पे देख सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू की ये सेल है, इनका बेसल पार्ट जो होता है वो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है। एंड इनकी ये वाली सरफेस जहां पे मैंने ये स्टार लगाया, ये सरफेस जो है ये किसी भी दूसरी सेल की लेयर या किसी भी दूसरी स्ट्रक्चर से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसको ही अपन बोलते हैं फ्री सरफेस। तो ध्यान रखना कि फ्री सरफेस जो होती है वो कौन से टिश्यू के पास होती है, ऑल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू में केवल एपिथेलियम टिश्यू इज ओनली टिश्यू विच हैज फ्री सरफेस। तो कौन से टिश्यू के पास, एपिथेलियम टिश्यू के पास, इसलिए आंसर जो गया वो आंसर गया अपने पास बेटा थर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। देखिएगा, क्यूबोइडल और कोल्यूमनर, क्यूबोइडल और कोल्यूमनर एपिथेलियम विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन। बच्चे ध्यान रखना, हमारी बॉडी की ऑल ग्लैंड्स, ऑल
ग्लैंड्स, बॉडी की अगर मैं बात करके चलूं, ऑल ग्लैंड्स, उन ऑल ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। कौन से टिश्यू से बनती है? एपिथेलियम टिश्यू से। और एपिथेलियम टिश्यू में भी मेनली किससे? एपिथेलियम टिश्यू में भी मेनली किससे? सिंपल एपिथेलियम से। मेनली कौन सी एपिथेलियम से? सिंपल एपिथेलियम से। अब सिंपल एपिथेलियम में कौन सा? बेटा सिंपल एपिथेलियम में अपने पास दो टाइप की एपिथेलियम हो सकती है। कौन सी? अपने पास हो सकती है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, और अपने पास दूसरी हो सकती है, वो हो सकती है सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो मैं ये कहूं कि बॉडी की ग्लैंड्स जो होती है, वो ग्लैंड्स मेनली कौन सी एपिथेलियम से बनती है? सिंपल क्यूबोइडल या सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम से बनती है। मतलब या तो क्यूबोइडल सेल किसी मटेरियल को सिक्रीशन करने का काम करेगी, ग्लैंड की तरह वर्क करेगी, या फिर क्यूबोइडल सेल्स है, या फिर क्यूबोइडल सेल या फिर कॉल्यूमनर सेल, इन दोनों सेल्स में से ही सेल्स हैं जो कि किसी भी ग्लैंड का फॉर्मेशन करेगी। और ग्लैंड क्या होती है? ग्लैंड एक सेल और ग्रुप ऑफ सेल है जो किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करे। तो कहने का मतलब व्हेन क्यूबोइडल और कॉल्यूमनर एपिथेलियम किसी मटेरियल का सिक्रीशन करेगी तो वो किसकी तरह बिहेव करेगी? बिहेव लाइक ए ग्लैंड, और इसलिए उसको अपन बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इसीलिए अपन उसको क्या बोल के चलेंगे बेटा? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यस, सो आंसर गया बेटा अपने पास बी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। हुज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। बच्चे आपको बता दूं, हॉर्मोन्स जो होते हैं, ये हॉर्मोन्स अपने पास जनरली प्रोडक्ट्स होते हैं, वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के। लेकिन हार्मोन की करंट डेफिनेशन से पता चलता है कि कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है जो हार्मोन्स का सिक्रीशन कर सकती है, जैसे अपना हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, लीवर, ये अपने पास नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन का सिक्रीशन कर सकती है। लेकिन हमने जनरल बात किया कि जनरली हार्मोन्स का सिक्रीशन कौन सी ग्लैंड करती है? जनरली मैं बात करके चलूं या मेनली अपने पास करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यस, एंड वेयर आर दे सिक्रीटेड। अब ध्यान रखना, इस सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डील कर रहा हूं। देखिएगा, अब मान लीजिए ये मेरे पास अपनी बॉडी है, ये अपने पास बॉडी है। यस, ये बॉडी है और बॉडी के अंदर ये मेरे पास है, ये मेरे पास मान लीजिए येलो कलर वाली है, ये मेरे पास यहां पे प्रेजेंट कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है। यस, ये मेरे पास कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। और यहां पे अपन बात करके चलें, तो आप मान लीजिए ये मेरे पास यहां पे प्रेजेंट कोई ब्लड वेसल है। यस, ये रेड वाली जो मेरे पास है, ये यहां पे प्रेजेंट कोई ब्लड वेसल है, अब ये ब्लड वेसल है और यहां पे अपन बात करें बच्चे, तो आप मान लीजिए मेरे पास ये जो है, मेरे पास ये इस एंडोक्राइन ग्लैंड की टारगेट साइट है, दैट इज टारगेट सेल, और मैं कहूं टारगेट टिश्यू। यस, और इस ग्लैंड के अराउंड यहां पे ये खूब सारा व्हाइट कलर वाला ये मटेरियल भरा हुआ है। यस, ये जो व्हाइट कलर वाला मटेरियल भरा हुआ है, इसी को अपन बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, तो मैं कहूं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये कौन से मटेरियल में बैथड है? तो मैं बोलूं कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये बैथड इन द टिश्यू फ्लूइड। किसमें बैथड है बेटा? टिश्यू फ्लूइड में बैथड है। और आपको पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनको अपन बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स।
कौन सी ग्लैंड्स बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। क्यों बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड? क्योंकि इन ग्लैंड्स के पास अपने सिक्रेटरी मेटेरियल दैट इज हार्मोन को टारगेट साइट तक लेके जाने के लिए खुद की डक्ट नहीं होती, तो इनके मेटेरियल को ये लेके जाता है कौन? वो इनके मेटेरियल को लेके जाने का काम करता है ब्लड। कौन करता है बेटा? ब्लड। देखिएगा कैसे। देखिए, हमने बोला कि ये अपने पास एंडोक्राइन ग्लैंड है। इस एंडोक्राइन ग्लैंड ने कोई सिक्रेटरी मटेरियल बनाया, ये लीजिए, और हार्मोन बनाया, और उस हार्मोन को रिलीज कर दिया कहां पे? इस टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड में मतलब उस मटेरियल में रिलीज कर दिया जिसमें ये खुद बैथड थी, डूबी हुई थी। जिस मेटेरियल में ये खुद बैथड थी उसी में अपने हार्मोन को रिलीज कर दिया, सिक्रेटरी मटेरियल को रिलीज कर दिया। देन यहां से ये मटेरियल जो था, ये हार्मोन जो था, ये हार्मोन पहुंचा बेटा ब्लड में, और ब्लड ने इसका ट्रांसपोर्ट किया अप टू टारगेट साइट। टारगेट साइट पे जाके ब्लड में से ये मटेरियल डिफ्यूज होके, ये हार्मोन डिफ्यूज होके अगेन आया टिश्यू फ्लूइड में, एंड देन टिश्यू फ्लूइड से अगेन पहुंचा ये किसके पास? टारगेट सेल के पास। तो कहने का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड वो है जो अपने सिक्रेटरी मेटेरियल को सबसे पहले कहां रिलीज करती है? उसी फ्लूइड में, उसी मटेरियल में रिलीज करती है जिसमें वो ग्लैंड खुद डूबी हुई थी। मतलब सिक्रेटेड इन द फ्लूइड बैथिंग द ग्लैंड। तो कहने का मतलब अपने पास क्या हुआ? हार्मोन का सिक्रीशन कौन सी ग्लैंड करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। और कौन से अपने सिक्रेटरी मेटेरियल को किस में रिलीज करती है, सिक्रीट करती है? सिक्रीट उस फ्लूइड में करती है जिसमें ग्लैंड खुद बैथड है, खुद डूबी हुई है। मतलब आंसर गया, वो आंसर गया 4। बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वेयर वी विल नॉट फाइंड, वर्ड पे ध्यान देना, नॉट फाइंड द कंपाउंड एपिथेलियम। यस, अब इन्होंने नीचे कंपाउंड एपिथेलियम के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, और कंपाउंड एपिथेलियम के जो एग्जांपल्स है उन्हीं के बेसिस पे बात कर रहा है कि अपने पास कंपाउंड एपिथेलियम कौन से पार्ट में नहीं है। बच्चे देखिए, ये यहां पे बात कर रहा है अपने पास, ये बात कर रहा है ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन दैट इज, सबसे पहले मैंने बात किया एपिडर्मिस के बारे में। और ये एपिडर्मिस जो होती है, इस पे कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। सर कौन सा प्रेजेंट होता है? बेटा यहां पे प्रेजेंट होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है अपने पास क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा मेरे पास है वो है मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल माउथ। मॉइस्ट सरफेस ऑफ माउथ का मतलब ये बात कर रहा है, वो बात कर रहा है बेटा बक्कल कैविटी के बारे में। और आपको बता दूं, ये जो बक्कल कैविटी है दैट इज मॉइस्ट सरफेस ऑफ माउथ है, यहां पे प्रेजेंट होता है, वो अपने पास प्रेजेंट होता है नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मतलब यहां पे भी कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है। नेक्स्ट अपने पास बात कर रहा है फेरिंग्स। आपको बता दूं कि ये जो पार्ट अपन ने बात किया फेरिंग्स, इस फेरिंग्स वाले पार्ट में भी जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है वो सिमिलर एपिथेलियम है जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, दैट इज नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अंतिम है मेरे पास पैंक्रियाज। बच्चे अपने को पता है कि पैंक्रियाज का अप्रोक्स 98 to 99% पार्ट जो होता है वो अपने पास होता है एसिनाई। कौन सा पार्ट होता है बेटा? एसिनाई। और ये एसिनाई जो होता है ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन पार्ट। और ये एक्सोक्राइन पार्ट जो होता है यही सिक्रीशन करता है पैंक्रियाटिक जूस का। किसका सिक्रीशन करता है? पैंक्रियाटिक जूस का। तो हमने बोला सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस, यही पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है। और आपको पता है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एसिनाई ओ पैंक्रियाज जो होता है इसका फॉर्मेशन होता है बेटा, वो होता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। किससे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। तो इन चारों में से केवल पैंक्रियाज ही ऐसा था जिसमें अपने पास कंपाउंड एपिथेलियम नहीं थी। कंपाउंड एपिथेलियम थी वो पैंक्रियाटिक डक्ट में थी, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में थी, पैंक्रियाज के मेन पार्ट में प्रेजेंट नहीं थी। इसलिए आंसर चला जाएगा, वो आंसर जाएगा डी, दैट इज 4th। चले भैया मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं, प्लीज देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15।
विच इज फंक्शन ऑफ एडेरिंग जंक्शन, विच इज फंक्शन ऑफ एडेरिंग जंक्शन। बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एडेरिंग जंक्शन है क्या। एडेरिंग जंक्शन है क्या, मैं इसी बात को एक्सप्लेन करता हूं सबसे पहले कि एडेरिंग जंक्शन है क्या। देखिए बच्चे, मान लीजिए मेरे पास, हम बात कर रहे हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में, हमने मान लिया ये मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू के बीच में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इस मेम्ब्रेन को अपन बोल के चलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को बोल के चलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। यस, हमने बोला इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होती है एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स। हमने मान लिया एपिथेलियम टिश्यू में खूब सेल्स है, हमने मान लिया ये एपिथेलियम टिश्यू की कोई अपने पास 2 सेल्स है। मैंने मान लिया एडजेसेंट सेल है, इस सेल को मान लिया ए सेल, इस सेल को मान लिया बी सेल। तो सबसे पहले सवाल था कि एडेरिंग जंक्शन बनता कैसे। सबसे पहले हुआ बेटा कि इन सेल की सेल मेम्ब्रेन जो होती, कोई भी सेल रहे, सेल की सेल मेम्ब्रेन में मेन पार्ट है वो है लिपिड एंड प्रोटीन, जिनमें ज्यादा क्या प्रेजेंट था, लिपिड। तो हुआ क्या, कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन जो थी, उन प्रोटीन का डिपोजिशन, कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन का डिपोजिशन शुरू हो गया इन सेल की सेल मेम्ब्रेन में। ये लीजिए मैंने कहा इन सेल की सेल मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल टाइप का प्रोटीन का डिपोजिशन हुआ। ए सेल की सेल मेम्ब्रेन में हुआ, बिल्कुल उसके सामने इस बी सेल की सेल मेम्ब्रेन में भी इस स्पेशल टाइप की प्रोटीन का डिपोजिशन हुआ। जब स्पेशल टाइप की प्रोटीन का डिपोजिशन हुआ तो उन प्रोटीन के डिपोजिशन की वजह से यहां पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बन गई। इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को अपन ने बोल दिया बेटा प्रोटीन प्लेट, इसको बोल दिया अपन ने प्रोटीन प्लेट। अब इस प्रोटीन प्लेट वाला जो पार्ट था, इस प्रोटीन प्लेट वाले पार्ट से बहुत फाइन फाइबर्स निकले, इस प्रोटीन प्लेट वाले पार्ट से बहुत फाइन फाइबर्स निकले और वो अपनी अपनी रेस्पेक्टिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में चले गए। ये लीजिए, ये अपने पास जो रेड कलर के फाइबर्स निकले, इन फाइबर्स को अपन बोल के चलते हैं बेटा टोनोफाइब्रिल्स। बोलते हैं टोनोफाइब्रिल्स। ये टोनोफाइब्रिल्स जो होते हैं ये सेल के साइटोस्केलेटन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब सेल के साइटोस्केलेटन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और सेल का साइटोस्केलेटन क्या काम करता है, सेल का साइटोस्केलेटन सेल की शेप को मेंटेन करता है। तो मैंने बोला इन टोनोफाइब्रिल्स का काम भी क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। यस, अब हुआ क्या, ये जो अपने पास प्रोटीन प्लेट थी जो व्हाइट कलर वाली थी, इस प्रोटीन प्लेट वाले पार्ट से ही कुछ प्रोटीन फाइबर्स निकले। ये लीजिए, ये प्रोटीन फाइबर्स निकले और ये प्रोटीन फाइबर्स दोनों साइड से निकले और ये प्रोटीन फाइबर्स आपस में हो गए फ्यूज। इन प्रोटीन फाइबर्स की वजह से ये दोनों की दोनों सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। तो मैं कहूं ये प्रोटीन फाइबर्स वो है जो ए सेल और बी सेल को आपस में जोड़े रखने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रखने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको अपन बोलते हैं इंटर सेल्यूलर प्रोटीन। इस प्रोटीन फाइबर को बोल रहे हैं इंटर सेल्यूलर प्रोटीन। और आपको बता दूं कि यहां पे जो इंटरसेल्यूलर प्रोटीन अपने पास है, उस इंटरसेल्यूलर प्रोटीन को अपन बोलते हैं कैडहेरिन प्रोटीन। ये प्रोटीन फाइबर जिस प्रोटीन से बने हैं उस प्रोटीन को अपन बोलते हैं बेटा कैडहेरिन प्रोटीन। तो कहने का मतलब दो सेल्स के बीच प्रेजेंट एक ऐसा जंक्शन जिसके थ्रू दोनों सेल्स एक दूसरे को टाइटली पकड़े होती है या एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड होती है। तो ये जो प्रोटीन का बना हुआ जंक्शन है ये क्या काम कर रहा है, ये दोनों सेल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने बोला इसका काम हुआ प्रोवाइड्स सपोर्ट।
हाँ कि ना? कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? दोनों सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके, जोड़ के। तो मैं ये कहूं कि ये इंटरसेलुलर प्रोटीन एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम कर रही है, जो दोनों की दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। और वही तो अपने पास ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है, दैट इज सीमेंटिंग टू कीपिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर। यही एनसीईआरटी की मेन लाइन है, सीधी लाइन है। और इस अडेरिंग जंक्शन में ही अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं बेटा डेस्मोसोम की। डेस्मोसोम की बात किसमें करते हैं? अडेरिंग जंक्शन में ही करते हैं। यस, बात क्लियर है? नेक्स्ट मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं, प्लीज देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ध्यान से देखना। यह कह रहा है द मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस इन कनेक्टिव टिश्यू आर मेड अप ऑफ। बच्चे देखिए, मान लीजिए मैं बात करके चलूं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। मैंने बच्चे पहले ही आपको बोला था कि कोई भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, उस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन 3 चीजों से होता है। सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स, दूसरी चीज थी कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स, एंड तीसरी चीज थी कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स। इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है कनेक्टिव टिश्यू। अब अपने पास जो कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स थे, इन फाइबर्स का सिक्रीशन कौन करती है? कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स जो है वो किसका सिक्रीशन करती है? कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स का। और कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स जो होता है, उस मैट्रिक्स का भी सिक्रीशन कौन करती है? वो सिक्रीशन करती है कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स। तो मैं कहूं कि कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स है वो ही कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स दोनों का सिक्रीशन करती है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है बेटा मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड से। किससे होता है? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। और वो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है अपने पास म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल ही मेरे पास है हाइल्यूरोनिक एसिड। एक मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है और मैट्रिक्स का मेन कंपोनेंट है। यस, तो एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है कि कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स जो होता है, उस मैट्रिक्स का सिक्रीशन कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स करती है, एंड इस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड से। तो देख लीजिएगा कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन सी में गिवन है, दैट इज मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। चलिए बच्चे, मैं अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। बेटा ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, मैंने वर्ड यहां पे किया आपके सामने, यहां बात किया सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। बेटा ये जो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो होता है, ये मैट्रिक्स अपने पास होता है, वो अपने पास होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में। और इस लूज कनेक्टिव टिश्यू के ही 2 पार्ट थे। पहला अपने पास था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड दूसरा पार्ट जो था वो अपने पास था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इसी का काम होता है बेटा फैट स्टोरेज। क्यों? क्योंकि इसमें फैट का स्टोरेज करने वाली स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज एडिपोज सेल, जो कि एक्सिस फूड मटेरियल जिसको हम इमीडिएटली यूज नहीं ले रहे, उसको स्किन के नीचे स्टोर कर लेती है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड और फैट ग्लोब्यूल्स। यस, तो ऑप्शन देखिएगा, पहले ऑप्शन में दिया गया एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सही बात है। दूसरे में दिया गया एडिपोज टिश्यू, सही बात है। तीसरे में दिया गया ब्लड, नहीं, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, उसका मैट्रिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स होता है वाटरी मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड नहीं होता, वो होता है वाटरी मैट्रिक्स, मतलब बहुत ही थिन मैट्रिक्स होता है। तो आंसर कौन सा गया? ए एंड बी बोथ, दैट इज डी करेक्ट आंसर है। चले भैया अपन अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, in which tissue fibers and fibroblasts are compactly packed। बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं
कि ये दोनों कॉम्पैक्टली पैक्ड कौन से टिश्यू में होंगे, ये दोनों कॉम्पैक्टली पैक्ड उस टिश्यू में होंगे जिसमें फाइबर्स जो होते हैं वो फाइबर्स तो होते हैं बहुत ज्यादा, एंड मैट्रिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स होता है बहुत बहुत कम। और ये वाली कंडीशन जिसमें फाइबर्स ज्यादा और मैट्रिक्स कम, ये अपने पास होता है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और मैं इसी को दूसरा नाम दूं तो वो अपने पास है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप है। कितने टाइप है? दो टाइप है। कौन से दो टाइप है? पहला टाइप मेरे पास है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, एंड दूसरा जो टाइप है मेरे पास वो मेरे पास है बेटा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब सवाल था सर ये डेंस इरेगुलर एंड डेंस रेगुलर का क्या मतलब है? बेटा डेंस इरेगुलर वो होते हैं जिसमें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो इरेगुलर पैटर्न में और मैं कहूं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने बोला यहां पे क्या हुआ, यहां पे फाइब्रोब्लास्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स are arranged in irregular pattern। मतलब randomly distributed। यस, यहां पे डेंस रेगुलर वो था जिसमें ये दोनों के दोनों थे वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड थे। मैंने बोला यहां पे क्या था, यहां पे फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। अब सवाल था सर आप हमें बताइए रेगुलर पैटर्न जो आप बात कर रहे हो ये रेगुलर पैटर्न कौन सा पैटर्न होता है? बच्चे देखिए, रेगुलर पैटर्न का मतलब था कि मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स के बीच में फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट थी। वो प्रेजेंट थी एक रो की फॉर्म में। किसमें थी? रो में। तो मैंने बोला कि फाइब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन द रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स। और इसी के अपने पास एग्जाम्पल है, दो फेमस एग्जाम्पल। पहला अपने पास है टेंडन एंड दूसरा अपने पास है लिगामेंट। जबकि इरेगुलर के बारे में बात करके चलें तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अपन बात करके चलें तो पेरिओस्टियम, ग्लिसन्स कैप्सूल, पेरिकोंड्रियम, पेरिकार्डियम, इसके अलावा ये प्रेजेंट होता है डर्मिस ऑफ स्किन, ये प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एटसेट्रा। इतनी सारी जगह पे प्रेजेंट होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब सवाल था अपने पास कि इन विच टिश्यू द फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। तो वो कॉम्पैक्टली पैक्ड कौन से में थी? डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। चाहे वो अपने पास डेंस रेगुलर वाला रहे या चाहे डेंस इरेगुलर वाला रहे। तो कहने का मतलब अपने पास आंसर जो गया वो आंसर गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं बच्चे, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखना। विच पोर्शन ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड्स इट with solidity, pliability and resistance to compression। बच्चे ध्यान रखना ये सारे के सारे करेक्टर जो हैं ये करेक्टर है अपने पास मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज के।
ये किसके करेक्टर हैं? कार्टिलेज के। तो जब कार्टिलेज के मैट्रिक्स के ये करेक्टर हैं तो कहने का मतलब मैट्रिक्स ही ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। और आपको याद होगा कि मैट्रिक्स का सिक्रीशन जो करती है वो कार्टिलेज की सेल्स को बोलते हैं कोन्ड्रोब्लास्ट। तो सिक्रीटेड बाई कोन्ड्रोब्लास्ट। यस, तो देखिएगा ऐसा कोई मटेरियल, यस ऑप्शन थर्ड दैट इज इंटरसेलर मटेरियल, इसी को अपन बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। चले भैया नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब नॉट ट्रू का मतलब आपको यहां फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। सबसे पहला देखना, लिम्स बोन्स आर लॉन्ग बोन्स, यस लिम्स में लॉन्ग बोन्स होती है, सही बात है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ लॉन्ग बोन्स इज वेट बियरिंग एंड ब्रिंग आउट मूवमेंट, यस हमारी बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती है, हमारे लिम्स की जो बोन होती है वो बॉडी का वेट बियर करने का काम करती है। और ये लॉन्ग बोन्स जो होती है ये स्केलेटल मसल से कनेक्टेड होती है और स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू हम लोकोमोशन कर पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ऑल बोन्स ऑफ बॉडी हैव बोन मैरो विच इज साइट ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। बेटा ध्यान रखना ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि बोन मैरो जो होता है वो प्रेजेंट होता है ओनली स्पॉन्जी बोन, या मैं कहूं कैंसिलस बोन में। इस ओनली स्पंजी बोन और कैंसिलस बोन में ही रेड बोन मैरो होता है। रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है और ये रेड बोन मैरो है ये ही अपने पास ब्लड सेल्स और ब्लड फॉर्मेशन की साइट है। तो मैंने बोला यही अपने पास क्या काम करती है, यही अपने पास ब्लड सेल्स फॉर्मेशन करती है। यस, तो कहने का मतलब तीसरी बात गलत है। ये कह रहा है ऑल ऑफ दीज, क्या ऊपर वाले सारे इनकरेक्ट है? नहीं, ओनली थर्ड वाला पॉइंट इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर जाएगा, वो आंसर जाएगा बेटा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। आइडेंटिफाई ए टू डी गिवन इन द फिगर। बेटा ये जो डायग्राम है ये अपने पास एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी होगी तो ये डायग्राम आपको मिल गया होगा। और आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम है ये अपने पास है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम। और आपको पता है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये बॉडी का मोस्ट अबेंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है और इसी में ही इंटरसेलुलर मटेरियल दैट इज मैट्रिक्स का अमाउंट भी मैक्सिमम होता है। और ये जो टिश्यू होता है इसमें मेनली 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। कौन सी सेल्स? मैंने बोला कि यहां पे मेनली जो प्रेजेंट है वो 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। सवाल था सर कौन सी 3 टाइप की सेल्स? सबसे पहले यहां पे खूब सारी प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है फाइब्रोब्लास्ट। दूसरी सेल यहां प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है खूब सारी मास्ट सेल्स। तीसरी सेल्स यहां पे प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है बेटा अपने पास मैक्रोफेजेस। ये 3 टाइप की सेल्स मेनली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था सर आप हमें बताइए कि यहां से ए से डी तक की लेबलिंग की गई है, ये ए से डी तक जो लेबलिंग की गई है ये क्या क्या चीजें हैं? बच्चे देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं ए के बारे में। ये ए है, ए के बारे में। बेटा ए वाली सेल्स जो है ये मेरे पास है फाइब्रोब्लास्ट। और फाइब्रोब्लास्ट सेल जो थी इस फाइब्रोब्लास्ट सेल का ही काम होता है फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। तो मतलब यही क्या काम करती है? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स जो थे उनके फॉर्मेशन का काम करती है, पहला काम। एंड दूसरा इसी सेल का काम है मोस्टली पार्ट ऑफ मैट्रिक्स का सिक्रीशन करना। तो इसी यही क्या काम करती है? सिक्रीट्स मोस्टली पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स का मोस्टली पार्ट जो होती है वो कौन सिक्रीट करती है? फाइब्रोब्लास्ट। तो अपने पास ये जो स्ट्रक्चर जो यहां पे लेबल कर रखी सी से लेबल करी हुई स्ट्रक्चर जो अपने पास है ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स है। दैट इज हमने मान लिया ये अपने पास है कोलेजन फाइबर्स। ये अपने पास है कोलेजन फाइबर्स।
नेक्स्ट, ये जो ऊपर वाली सेल जो अपने पास है, ये ऊपर वाली सेल अपने पास है मैक्रोफेज। मैक्रो मतलब लार्ज और फेज का मतलब एंगल्फ करने वाली, मतलब ये एक लार्ज फेगोसाइटिक सेल है। कैसी सेल है? लार्ज फेगोसाइटिक सेल है। बेटा ये मेरे पास है बी वाली ये जो सेल है, ये सेल कोई और नहीं, ये अपने पास है मास्ट सेल। कौन सी सेल है? मास्ट सेल। तो अब सवाल था कि ए से डी जो था उनको लेबल करना है, लेबल कर दिया। अब बताइए A4 क्या है? A4 फाइब्रोब्लास्ट। A4 फाइब्रोब्लास्ट, पहला वाला ऑप्शन इनकरेक्ट, दूसरे वाले में A4 मैक्रोफेज गलत, तीसरे वाले में A4 मास्ट सेल गलत, तो ऑब्वियसली चौथे वाले में A4 फाइब्रोब्लास्ट सही, B4 मास्ट सेल सही, C4 कोलेजन फाइबर सही, D4 मैक्रोफेज सही। तो करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा यहां पे अपने पास दो कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम है फर्स्ट जिसमें अपने को टिश्यू दिया गया है एंड दूसरे कॉलम में उस टिश्यू का एग्जाम्पल दिया गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अपने पास कॉलम ए, सबसे पहले मैं बात करता हूं ए वाले में। ए वाले में दिया गया अपने पास एडिपोज टिश्यू, और आपको पता है एडिपोज टिश्यू का काम है फैट स्टोरेज करना, तो इसलिए फैट स्टोरेज गिवन है, वो मेरे पास गिवन है बेटा फोर्थ ऑप्शन में, तो ए में आएगा अपने पास 4। बी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, आपको पता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एक कंपाउंड एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम है। अब देखिए यहां पे अपने पास स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम कहां प्रेजेंट है? बेटा यहां पे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में बात कर रखी है, और वो कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट है हमारी स्किन में। मैंने बताया था आपसे कि स्किन का एपिडर्मिस जो होता है, सबसे फेमस एग्जांपल एपिडर्मिस जो होता है, उसमें क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। मतलब बी में जाना चाहिए, वो बी में जाना चाहिए अपने पास थर्ड। नेक्स्ट सी हाइलाइन कार्टिलेज, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपसे कि हाइलाइन कार्टिलेज बॉडी की मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज है। अब ये मोस्ट अबेंडेंट कार्टिलेज कहां पे प्रेजेंट होगी? बच्चे देखिए, अब मान लीजिए ये अपना नोज है, ये वाला पार्ट अपने पास, ये अपने पास पार्ट है नोज है, और हमको पता है कि ह्यूमन बीइंग के नोज में दो नेजल ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट इज डायराइनस कंडीशन प्रेजेंट है। और नोज जो होता है उस नोज के बीच में प्रेजेंट होता है सेप्टम, जिसको बोलते हैं नेजल सेप्टम। हमने माना ये नोज के बीच में अपने पास है नेजल सेप्टम। हाँ जी, ये नेजल सेप्टम है, और ये नेजल सेप्टम का एंटीरियर पार्ट, और हमने मान लिया ये नेजल सेप्टम का पोस्टीरियर पार्ट, ये नेजल सेप्टम का पोस्टीरियर पार्ट। यस, अब बच्चे ये नेजल सेप्टम का पोस्टीरियर पार्ट जो है ये मेरे पास है बोन का बना हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं बोनी सेप्टम। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स, इसलिए इसको बोलते हैं बोनी सेप्टम। जबकि एंटीरियर पार्ट, दैट इज रेड कलर वाला पार्ट जो मैंने बनाया, ये मेरे पास है एंटीरियर पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इसलिए इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस सेप्टम, इसलिए इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस सेप्टम। और ये कार्टिलेजिनस सेप्टम जो बनता है ये अपने पास बनता है हाइलाइन कार्टिलेज से। कौन सी कार्टिलेज से बन रहा है बेटा? ये बन रहा है अपने पास हाइलाइन कार्टिलेज से। चले, तो अब पूछ रहा है बताओ हाइलाइन कार्टिलेज कहां है, तो मैं बोल दूं सी में हाइलाइन कार्टिलेज है, नोज में प्रेजेंट। हाइलाइन कार्टिलेज किस में प्रेजेंट है भैया? नोज में प्रेजेंट। डी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बेटा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या इसको बोलते हैं वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके दो पार्ट है, पहला और इंपॉर्टेंट पार्ट ब्लड एंड दूसरा अपन बोलते हैं लिम्फ। ब्लड और लिम्फ दोनों के दोनों ही अपने पास फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। यस, तो अब बोल रहा है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया? अपने पास डी में गिवन है, अपने पास वो गिवन है सेकंड, दैट इज ब्लड। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, ए 4, बी थर्ड, सी फर्स्ट एंड डी सेकंड, और ऐसा गिवन है सेकंड ऑप्शन में, दैट इज बी में, इसलिए आंसर हो गया इसका, वो गया अपने पास बी। चले बच्चा, तो बच्चों यहां पे अपना
एनिमल टिश्यू वाला पॉइंट पोर्शन जो होता है वो होता है कंप्लीट। हमने एनिमल टिश्यू में एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक और सब टॉपिक की ईच एंड एवरी कंसेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू डिस्कशन कर लिया है। आई होप कि आपके पूरा का पूरा एनिमल टिश्यू रिवाइज हो गया होगा। तो बच्चे अपन अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगली बार मिलेंगे कोई नया टॉपिक लेके और फिर उसका भी पूरे का पूरा रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में और अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी लोग खुश रहे। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।